हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्लैब का लास्ट टॉपिक टू वे स्लैब्स। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था स्लैब, टाइप्स ऑफ स्लैब्स, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब। लास्ट क्लास में पढ़ा हमने डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब, उसका न्यूमेरिकल किया था। आज हम जो पार्ट बच गया है टू वे स्लैब पढ़ेंगे, उसके डिज़ाइन स्टेप्स प्लस उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू वे स्लैब्स क्या होती हैं? टू वे स्लैब्स लास्ट क्लास में हमने कहा था कि ये वो स्लैब्स होती हैं जिनका रेशियो Ly/Lx लेस एंड इक्वल टू 2 होता है। तो टू वे स्लैब्स हैं, ये वो स्लैब्स होती हैं जो कि 4 एजेस पर, चारों कॉर्नर्स पर सपोर्टेड होती हैं और जिनका रेशियो Ly/Lx लेस एंड इक्वल टू 2 होता है। उनको हम टू वे स्लैब बोलते हैं। और टू वे स्लैब में हमने एक चीज़ और भी पढ़ी थी कि जो ये टू वे स्लैब है ये बेंडिंग अकर करती है दोनों डायरेक्शंस में, बोथ डायरेक्शंस में बेंडिंग अकर करती है, लॉन्गर स्पैन में भी एज वेल एज शॉर्टर स्पैन में, दोनों में। इन टू वे स्लैब्स को हमने फर्दर क्लासीफाई किया है 2 टाइप्स में। फर्स्ट वन रिस्ट्रेंड स्लैब्स। जो रिस्ट्रेंड स्लैब्स होती हैं ये भी टू वे स्लैब्स होती हैं और लोडेड होती हैं और इनके कॉर्नर्स लिफ्ट हो जाते हैं। मींस जब हम किसी एक पर्टिकुलर स्लैब के बीच में कंसंट्रेटेड लोड लगाते हैं तो उसके कॉर्नर्स अपलिफ्ट हो जाते हैं। तो इन कॉर्नर्स को अपलिफ्ट से बचाने के लिए, उनके अपलिफ्टिंग को प्रोवाइड है, उसको फिक्स कर देते हैं हम सपोर्ट से, बीम से या फिर वाल से। बीम और वाल की हेल्प से उसको फिक्स कर देते हैं ताकि जो ये स्लैब्स हैं ये रेनफोर्समेंट इस तरह से प्रोवाइड किया जाए कि ये क्रैकिंग को प्रिवेंट करें। इसीलिए इनको कहते हैं स्लैब विद कॉर्नर हेल्ड। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? स्लैब विद कॉर्नर हेल्ड डाउन स्लैब्स भी कहा जाता है। रिस्ट्रेंट स्लैब्स हमारी वो होती हैं जो चारों तरफ सपोर्ट से लगी होती हैं, लेकिन जब मैं इसके ऊपर एक कंसंट्रेटेड लोड लगाता हूँ तो ये जो मेरे कॉर्नर्स हैं ये कॉर्नर्स अपलिफ्ट हो जाते हैं ड्यू टू सेंट्रल लोडिंग। सेंटर के अंदर एक्सेस में लोडिंग लगने से नीचे की तरफ जाता है, बेंडिंग में आता है और इस बेंडिंग से जो ये स्लैब है इनके अंदर स्पेशली रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है एजिज पर, ताकि ये प्रिवेंट करे क्रैकिंग को और अपलिफ्ट को। इसलिए इन स्लैब्स को हम कॉर्नर हेल्ड स्लैब्स भी बोलते हैं, कॉर्नर हेल्ड डाउन स्लैब्स भी बोलते हैं। सेकेंड अनरिस्ट्रेंड केस। अनरिस्ट्रेंड के केस में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है कि जो स्लैब्स होती हैं वो जो कॉर्नर्स होते हैं नॉट प्रिवेंटेड फॉर लिफ्टिंग, उनको प्रिवेंट नहीं रहता लिफ्टिंग के साथ में, इसीलिए इनको कहा जाता है कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन। इसलिए इनको कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन भी कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे टू वे स्लैब की। टू वे स्लैब क्या होगी मेरी? टू वे स्लैब वो होगी जिसके अंदर Ly/Lx का रेशियो लेस एंड इक्वल टू 2 होगा। सेकेंडली ये चारों एजेस के ऊपर इससे सेंट्रली लोड लगेगा, चारों एजेस से सपोर्ट होती है, बट जैसे ही लोडिंग कंडीशंस आती हैं तो इसके कॉर्नर अपलिफ्ट हो जाते हैं। इस अपलिफ्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए मैं इसके अंदर सपोर्ट्स प्रोवाइड करता हूँ, फिक्सिंग रिजिडिटी प्रोवाइड करता हूँ इन पॉइंट्स पे, और इन पॉइंट्स को फिक्स कर देते ताकि अपलिफ्ट नहीं हो, जबकि अनरिस्ट्रेंड के केस में ऐसा नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे आगे डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू IS कोड्स मेथड ऑफ डिज़ाइन ऑफ टू वे स्लैब। जो हमारा मेथड है लास्ट क्लास में भी हमने बताया था कि हम इंडियन स्टैंडर्ड्स कोड ऑफ प्रैक्टिस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड IS 456/2000 का यूज़ करते हैं। तो बात की जा रही है रिस्ट्रेंट स्लैब्स की केस में, जब हमें कोई डिज़ाइन करनी है एक टू वे स्लैब की तो कौन कौन से हमें स्टेप्स लेने होंगे। फर्स्ट, सबसे पहले केस कह रहा है कि रिस्ट्रेंट स्लैब है हमारा, तो जब भी हमारे कॉर्नर्स हैं उनको प्रिवेंट करना है लिफ्टिंग से। सबसे पहली चीज़ उनको प्रिवेंट करना है लिफ्टिंग से। तो प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे कि मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना है पर यूनिट विड्थ पे, उसी के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं mx = अल्फ़ा WL(x²), my = अल्फ़ा y WL²। अब यहाँ पर हमारे पास अलग अलग टर्म्स आई हैं, m है, अल्फ़ा है, w है, l है,
LX LY है। तो अब उस केस में क्या है, अल्फ़ा जो हमारे हैं अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई ये तो कोफिशिएंट है हमारे। सेकंड डब्लू, डब्लू क्या है, डब्लू हमारा यूनिट वेट है, टोटल लोड पर यूनिट एरिया, उस यूनिट एरिया के ऊपर कितना लोड आ रहा है। नेक्स्ट है एम एक्स एंड एम वाई, एम एक्स और एम एक्स वाई क्या हैं, ये हमारे मूवमेंट्स हैं स्ट्रिप्स पर उनकी विड्थ के अकॉर्डिंग, स्पैन के अकॉर्डिंग। एंड लास्ट वन इज एल एक्स एंड एल वाई, ये लेंथ है स्पैन्स की, शॉर्टर स्पैन की लेंथ कितनी है और लॉन्गर स्पैन की लेंथ कितनी है। तो सबसे पहले तो हमें उसको प्रिवेंट करना है लिफ्टिंग से, लिफ्टिंग से प्रिवेंट करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिफ्टिंग करने के बाद हमें मूवमेंट्स निकालना है कि पर यूनिट विड्थ में कितना मूवमेंट आएगा, एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में, दोनों में हमने निकाल लिया। इसके बाद हम फिर स्लैब को कंसिडर करेंगे कि जो स्लैब है हमने उसको डिवाइड किया है एक मिडल स्ट्रिप की फॉर्म में ईच डायरेक्शन में, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है कि ये हमारे एजिज हैं और ये मिडल स्ट्रिप है, इधर ये एजिज है ये मिडल स्ट्रिप है हमारी। इस तरह से हमें इसको कंसिडर करना है, डिवाइड करना है। नेक्स्ट अब उसके बाद हम मैक्सिमम मूवमेंट्स कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे एम एक्स और एम वाई निकाला था, अब हम मैक्सिमम मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे इन एम एक्स और एम वाई को लेकर के और उसको अप्लाई करेंगे मिडिल स्ट्रिप के ऊपर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो हमारा आएगा, फोर्थ जो डिज़ाइन स्टेप आएगा, उसमें हम निकालेंगे टेंशन रेनफोर्समेंट कि टेंशन कितनी है रेनफोर्समेंट की जो प्रोवाइड की गई है, मिड स्पैन में कितनी है, मिडल स्ट्रिप पे कितनी है, कॉर्नर्स पे कितनी है, एजिस पे कितनी है, उन सभी को हमें चेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे कि जो हमारे कंटिन्यूअस एजिस हैं मिडल स्ट्रिप पे उनमें, और जो टेंशन रेनफोर्समेंट है उसको कितना एक्सटेंड करना है। तो उसके लिए स्टैंडर्ड जो हमारा होता है मिडिल स्ट्रिप के लिए होता है 0.15 ऑफ लेंथ, जो हमारी इफेक्टिव लेंथ है उसका 0.15, या फिर एटलीस्ट 50% हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। सेकंड कह रहा है कि जब हमारे डिसकंटिन्यूअस एज होंगे तो हमारा जो मूवमेंट है वो अराइज करेगा और वो डिपेंड करेगा फिक्सिडिटी पे कि वो कितनी उसकी फिक्सिडिटी है, और उसी के अकॉर्डिंग हम टेंशन रेनफोर्समेंट है उसको 50% प्रोवाइड करते हैं मिड स्पैन पे, जो कि एक्सीड करता है, एक्सटेंड करता है 0.1 ऑफ लेंथ, स्पैन की लेंथ का 0.1। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है सेवन्थ पॉइंट में क्या कहता है कि मुझे रेनफोर्समेंट है जो मेरी, इन रेनफोर्समेंट की एजिस जो हैं उन स्ट्रिप्स को पैरेलल लेना है और एक स्ट्रिप का निकालेंगे और दूसरे को उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे एक मिडल स्पैन का निकलेगा और एक एज स्ट्रिप का निकलेगा। एज स्ट्रिप का निकलने के बाद उसका ट्वाइस कर देंगे, इक्वल लेंथ आ जाएगी। अब यहाँ से मेरे पास रेनफोर्समेंट आ गया, तो उसके बाद मैं निकालता हूँ टोर्जन। टोर्जन रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा कॉर्नर्स पे, जब हमारी स्लैब सिंपली सपोर्टेड होती है दोनों एजिज से और किसी कॉर्नर पे मीट कर रही है, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि जो बॉटम रेनफोर्समेंट होती है आपकी, वो ईच लेयर की जो बॉटम रेनफोर्समेंट होती है आर प्लेस्ड पैरेलल टू द साइड ऑफ स्लैब, उसको पैरेलल डालना पड़ता है साइड ऑफ स्लैब के। नेक्स्ट टोर्जन रेनफोर्समेंट इक्वल टू हाफ दैट describe torsion in reinforcement and provided at corner contained by edges। जब हम टोर्जन रेनफोर्समेंट को हाफ करके डिस्क्राइब कर लेंगे, उसके बाद हम टोर्जन रेनफोर्समेंट की कोई नीड नहीं होगी, नीड नॉट बी प्रोवाइडेड एट कॉर्नर्स। उसके बाद हम फिर देखेंगे वेयर Ly/Lx इज ग्रेटर देन 2 देन स्लैब शैल बी डिजाइंड एज स्पैनिंग वन वे। यदि इसे ग्रेटर देन आता है तो हम उसको वन वे के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे, अदरवाइज हमारा 2 वे डिज़ाइन हो गया है। अब जब 2 वे डिज़ाइन ये हो गया है, ये तो था हमारा रिस्ट्रेंड स्लैब में। अब मेरे पास है अनरिस्ट्रेंड, जब सेकंड केस आता है हमारा, तो सेकंड केस में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, हमारा सभी स्टेप्स वही करने हैं। हमें सेकंड स्टेप में भी mx निकालना है, my निकालना है। यहाँ पे आपको IS कोड की टेबल नंबर 27 है
और हमें 26 मिलती है रिस्ट्रेंड के केस में। अनरिस्ट्रेंड के केस में होती है टेबल नंबर 27 IS 456 की, जो आपको ये दिख रही है। Ly/Lx, अल्फा एक्स अल्फा वाई की वैल्यूज़ आपको मिल जाती हैं डायरेक्ट। तो अब उस केस में क्या करना है, मुझे डायरेक्ट जो टेंशन रेनफोर्समेंट है वो प्रोवाइड करनी होती है, और वो कहाँ पे, मिड स्पैन पे करनी है, और इसको सपोर्ट के लिए कितना एक्सटेंड करना है वो होता है 50%। उसको 50% हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। जैसा कि नोट करके दिया हुआ है कि ए टू वे स्लैब, फॉर ए टू वे स्लैब डेप्थ इज अज्यूम्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्पैन। स्पैन के बेसिस पे डेप्थ को अलाउ करते हैं और उसके बाद हम उसका यूज़ करते हैं। अब उसके बाद हम करेंगे चेक, शियर चेक करेंगे। शियर चेक के लिए फॉर्मूला हमारा VU = WU LX/2। WU हमने लोड निकाला, LX लेंथ और 2 हमारा डिवाइड बाई, उसके बाद नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालेंगे, τV = LUBD और D के हमारी इफ़ेक्टिव डेप्थ है। ये थे हमारे डिज़ाइन स्टेप्स। अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन है हमारा वो है डिज़ाइन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब। आपको एक कंक्रीट की स्लैब डिज़ाइन करनी है रूम की, जिसकी क्लियर डायमेंशन दे दी गई है 4x5 मीटर, मीन्स LX 4 LY 5। द स्लैब इज सपोर्टेड इन वॉल ऑफ विड्थ 300 mm। वॉल की विड्थ दे दी है 300 mm। उसके बाद कह रहा है कि स्लैब है वो कैरी कर रहा है एक लोड, लाइव लोड 4 kN/m², और जो फ्लोर है कंक्रीट की वो 200 mm, वो आपकी 200 mm थिक है, और हम यूज़ कर रहे हैं M20 कंक्रीट एंड FE415 स्टील। तो सबसे पहले मुझे गिवन है पैनल 4x5 LX 4 LY 5, विड्थ बेयरिंग की 300 गिवन है, यहाँ पे 300 लाइव लोड गिवन है आपको, फ्लोर फिनिशिंग 20 mm दे रखी है, M20 है तो 20 Nm² हो गया, mm² हो गया, और FE415 स्टील है। अब मैं डिज़ाइन करूँगा, तो डिज़ाइन के लिए सबसे पहले तो मैं चेक करूँगा कि ये 1 वे स्लैब है या 2 वे स्लैब है। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट आता है Ly/Lx 5/4 1.25 लेस देन 2 है, मीन्स ये हमारी 2 वे स्लैब है। अब हम डिज़ाइन के लिए अज्यूम करेंगे कि हमने जो बार प्रोवाइड की है वो 10 mm की है और 20 mm की है, और जो अज्यूम करेंगे 10 mm की बार हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूशन में और मेन को 20 में रखेंगे। तो हमने अज्यूम किया एक थिकनेस डेप्थ 160, 20 कवर और 5 हमारी 10 mm की बार है, उसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस टोटल हो गई 185 mm। डी भी मिल गया मुझे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं निकालूंगा अज्यूम द डेप्थ ऑफ स्लैब। अब स्लैब को अज्यूम करना है, तो देखिए ये तो हमने माना, और यहाँ पे हमें डी L/25 होती है। L कितना है, शॉर्टर स्पैन LX 400, तो 4000 डिवाइड बाई 25 160 mm। अब इफेक्टिव जो स्पैन आएगा लेंथ का X डायरेक्शन में वो कितना होगा, क्लियर डिस्टेंस कितनी गिवन है 4 मीटर, और उसके बाद कितना है 300, मीन्स ये 4 यहाँ पे 300 और यहाँ पर 300, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 4 + 0.15 दैट इज़ 4.3 मीटर्स। अब उसके साथ में हम आगे चलेंगे, जब हम इसको सेंटर से कवर करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 4 + 1.6 सेकेंड के केस में। अब उसके बाद हम इफ़ेक्टिव लेंथ निकालेंगे वाई डायरेक्शन में 5.15 0.15, इनकी वैल्यू आ गई तो ये आ जाएगी वैल्यू 5.3। क्लियर। अब शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन दोनों की डिस्टेंस मेरे पास आ गई है। अब मैं बात करूँगा उसके आगे की डिज़ाइन लोड्स की। अब मैं डिज़ाइन लोड्स के ऊपर चलता हूँ कि मेरे पास WU एक डिज़ाइन लोड है और उसके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ।
जब मैं उसके लिए वर्क कर रहा हूँ तो सबसे पहले हमें निकालना है सेल्फ वेट ऑफ स्लैब। तो सेल्फ वेट 185 थिकनेस इंटू 25, मुझे पता है कि 25 होता है यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, इंटू, तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ रहा है 4.625, क्योंकि 185 में था, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.185 हो गया इंटू 25, तो वैल्यू हो गई 4.625 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब सेल्फ वेट करेंगे फिनिशिंग का, क्योंकि हमें 20 दे रखी थी, तो 0.2 इंटू 24। उसके बाद सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के ऊपर हमें एक लोड दे रखा है 4 किलो न्यूटन, सभी को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद मेरे पास एक लोड आ गया। अब जो डिज़ाइन लोड है यूनिट विड्थ का वो हमारे पास आ गया 13.65। इसके बाद हम फैक्टर्ड मूवमेंट निकाल लेंगे। फैक्टर्ड मूवमेंट मीन्स अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई। अल्फ़ा एक्स डिपेंड करेगा रेशियो पे, तो अल्फ़ा एक्स की वैल्यू एल वाई बाई एल एक्स 1.25 है, तो एल एक्स इक्वल टू 0.072, 0.79, 0.72 इंटू 1.25 माइनस 1.2। यहाँ से मुझे अल्फ़ा एक्स की वैल्यू मिल गई है। अल्फ़ा एक्स की वैल्यू मिल गई तो मैं मूवमेंट निकालूंगा अलोंग एक्स डायरेक्शन, फिर मैं वाई डायरेक्शन निकालूंगा, और फिर मैं देखूंगा कि जो हमारी वैल्यू है वो चेक करेंगे कोड्स के साथ है या नहीं है। बट यहाँ पे हमें लगा कि 663.9 है, जबकि हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 17.71 है। मीन्स हम सेफ है, हैंस ओके। ये एक समरी दी हुई है आपको, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है बार में, कैसे कैसे स्पेसिंग है। यदि किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।